है। इसमें एक स्टोरी थी जिसमें कि ये था, एक बंदा जो है। हाँ। एक पेड़ के सामने सब खड़े हो जाते हैं वैसे। नहीं नहीं नहीं, एक बंदा जो है वो अ, बकरा लेकर के जा रहा होता है एक मेले से खरीद के। चार लोग, चार चोर होते हैं, उनकी एक टोली रहती है। समझ में आ रहा है? तो दे प्लान कि यार चलो अपन इससे मतलब ये ले लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो वो चारों उसके रास्ते में अलग अलग जगह पर खड़े हो जाते हैं। ठीक है। तो पहला वाला मिलता है, उससे रास्ते में आ रहा होता है, तो पहला वाला मिलता है। कहता है, "अरे ये गधे को कहाँ ले जा रहा है?" कह रहा है, "अरे गधा कहाँ है, बकरा है, क्या पागल वागल है क्या, ये वो ऐसा ऐसा बोल के चला जाता है।" कहता है, "अरे भैया ये तो गधा है, तुम मान ही नहीं रहे, ये वो ऐसे ऐसे।" पूरे भरोसे से बोलता है, "यार, पगले हो तुम।" ठीक है। उसके बाद फिर जब वो आगे जाता है, उसको दूसरा मिलता है। वो भी यही कहता है। क्या कहता है? गधे को कहाँ ले जा रहे हो? हाँ, मेरी क्लास चल रही है। हाँ। तो है ना, वो बोलता है, कहता है, "अरे यार उसको भी वो पागल बोलने लगता है।" समझ में रिलेटिव इसके दिमाग में शक आने लग जाता है। वो उसको तारे दिखता रहता है, पकड़ा ही है यार ये वो, ऐसा वैसा। फिर उसको तीसरा व्यक्ति मिलता है। कहता है, "अरे ये गधे को कहाँ ले जा रहा है?" ठीक है। अब वो जब जा रहा होता है, ये बच्चों की स्टोरीज में है, मतलब उस बुक में है, पता है तुम्हें, कोर्स की बुकलेट में है ये वाली स्टोरी। और तुम इसको एक बार इन्वॉल्व होकर के देखो, तुम ये मत बोलना कि अरे यार वो बेवकूफ था, वो नहीं माना, हम होते तो नहीं मानते। एवरीबडी विल रिएक्ट द सेम। तीसरा बंदा बोलता है तो वो पूरा शक में आ जाता है, और चौथा बंदा जब बोलता है तो वो कहता है, "अरे यार पता नहीं कहाँ से मैं गधा लेकर के आ गया", और सामने उसको छोड़ देता है, और चारों चोर उस बकरे को लेकर के चले जाते हैं। अरे समझ। और हम वो आदमी हैं, हम वो लोग हैं। एक और स्टोरी जो मैं हमेशा से सुनाता हूँ, मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसका, कि एक बार ना एक पेड़ होता है, बहुत बड़ा सा। ठीक है ना। उसमें बहुत सारे टाइप के बर्ड्स रहते हैं। ठीक है। तो एक चिड़िया का घोंसला रहता है ना, वो अंडे देती है बहुत सारे। और उसी में ऊपर साइड में एक चील का भी रहता है नेस्ट। तो चील का जो अंडा होता है वो धोखे से चिड़िया, एक अंडा जो है वो चिड़िया के घोंसले में गिर जाता है। अरे समझ। तो चिड़िया के अंडे रहते हैं, उसी में चील का अंडा गिर जाता है। ठीक है ना। फिर इवेंचुअली अंडे में से चूजे निकलते हैं। तो वो जो एक जो ईगल का बच्चा रहता है, और बाकी चिड़िया, तो बाकी चिड़िया के बच्चों के साथ वो पलता बढ़ता है। अब नॉर्मल बर्ड और चील में डिफरेंस ये है कि चील जो है वो बहुत ऊंचाई तक उड़ सकती है। अरे समझ। ठीक है। बर्ड जो है वो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता। ठीक है। और चील जो है उसका मतलब बहुत ब्रॉड रहता है, और वो बहुत ज्यादा देर तक उड़ सकता है, उसका स्टैमिना भी रहता है, बहुत सारी चीजें रहती है। ठीक है। तो अब वो ईगल का जो बच्चा है ना, वो क्या करता है, वो चिड़िया के बच्चों के साथ पलता पड़ता है, वैसे ही खाता है, वैसे ही रहता है, वही बातें होती है। सुन में रहा है, चिड़िया बताती है उसको ध्यान रखना, इसका इसका ध्यान रखना। समझ में रहा है? ठीक है। तो वैसे ही होती है, फिर वो उड़ना सीखते हैं धीरे धीरे। ठीक है। तो उड़ना सीखते हैं तो चिड़िया ऑब्वियस सी बात है उनको सिखाती है कि भाई देखो ऐसे ऐसे उड़ना है, ऐसे ऐसे उड़ना है। समझ में रहा है? ठीक है। तो सारे बच्चे से उड़ रहे होते हैं, वो चील का बच्चा भी चिड़िया के बच्चों के साथ रहता है। जैसे उड़ रहे रहते हैं तो वो एक दिन देखता है चील को। समझ रहा है? तो वो अपनी मम्मी चिड़िया से कहता है कि मम्मी, यार वो जो है अपन उड़े उतना ऊंचे। तो उसकी जो मदर है वो कहती है कि बेटा सोचना भी मत, वो चील है, वो ऊपर उड़ते हैं बहुत, अपन सब चिड़िया है, अपन इतना ऊपर नहीं उड़ सकते। और पता क्या होता है, वो चील का बच्चा जीवन भर उतनी ही ऊंचाई पर उड़ता है, और वैसे ही चिड़िया का जीवन जीता और बढ़ता। इससे क्या समझे, अगर वो चील का बच्चा ट्राई करता ऊपर उड़ने का, तो उड़ पाता कि नहीं उड़? तो क्या प्रॉब्लम थी? नहीं कहते थे कोई नहीं था। उसने कभी ट्राई ही नहीं किया। आ रहा है समझ?
तो पॉइंट ये है कि अगर हम लोगों में, अगर इंसानों में कोई एक व्यक्ति भी सक्सेसफुल है, तो उसमें कोई अलग कैपेबिलिटी एक्चुअली में है नहीं। और आप 50 लोगों को देख लो, आप पूरा डिटेल में जानोगे ना, तो you'll गेट टू अंडरस्टैंड कि दे हैव ट्राइड। सबसे मेन बात ये थी कि उन्होंने कोशिश की, और कोशिश की तो ऑब्वियस सी बात है फिर सफल हुई। आ रहा है क्या ये समझ में? मेरा पॉइंट ये है कि तुमने बड़े सपने देखे। मैं ये बात हर बार रिपीट करता हूँ, हम लोग तो बड़े सपने में देखने में डर जाते हैं। सोचो, अगर मैं तुमको बोलूंगा कि भाई तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन बनोगे, तुम एक पेंट हाउस अपना बनाओगे, और तुम जो है अ, एक दिन फरारी खरीदोगे, 2 करोड़ की गाड़ी। तुम्हें अंदर से 1% का मोटिवेशन नहीं है, 1% का मोटिवेशन नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हें यकीन है कि ऐसा नहीं है। आप एक बार इमेजिन करके देखो। समझ में आ रही है बात? मैं तुमको बोलूंगा ना, कह रहे तुम्हारा देखना, तुम्हारा 20 लाख का पैकेज लग जाएगा, तुम मोटिवेट हो जाओ। सपने छोटे हैं हमारे, रियलाइज करो। उनको 20-25 लाख की नौकरी चाहिए, 1000 करोड़ की कंपनी नहीं सोच सकते। द मोमेंट मैं 1000 करोड़ की कंपनी बोलूंगा ना, वो तुम्हारे मोटिवेशन से बाहर हो जाएगा। क्योंकि इतने बड़े सपने तो तुमने देखे ही नहीं है ना, तो वो तुम्हारे लिए अनरियल चीज है और इम्पॉसिबल चीज है। और ना ही तुम कभी उस इम्पॉसिबिलिटी के लिए ट्राई करो। तुम ट्राई करोगे बस 20 लाख के पैकेज के लिए maximum, क्योंकि वो तुमको लगता है कि अचीवेबल है। और वो 1 करोड़ तुम कभी नहीं मानोगे, या 10 करोड़ या 100 करोड़ तुम कभी नहीं मानोगे कि वो तुम्हारे लिए पॉसिबल। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हमने ऐसा होते हुए नहीं देखा ना अपने आसपास। हमने अपने आसपास आज तक जितने भी लोगों को देखा है, हमने क्या देखा है? हमने यही देखा है कि लोग नॉर्मल नौकरी के लिए परेशान होते रहते हैं, आ रहा है समझ में? पैसे कमाने के लिए, इन जनरल, इन सारी चीजों के लिए। मैं ये सारी चीजें तुमको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है, आ रहा है समझ में? और मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत प्रॉपर ऊंचाई पे जाते हैं। गोल्स अलग अलग होते हैं। मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे फाइनेंशियल गोल्स हैं तो बड़े होने चाहिए। आ रहा है समझ में? अगर तुम्हारे फाइनेंशियल गोल्स हैं, अगर तुम्हारे अदर गोल्स हैं, फिर अलग मैटर। समझ में आ रहा है? ठीक है, मुझे जीवन में सुकून चाहिए। तुम्हें अगर जीवन में पैसे चाहिए, तो मतलब तुम्हें सुकून का देखना, बिल्कुल अल्टीमेट, एकदम अटर देखना पड़ेगा ना मुझे। समझ में आ रहा है? तुमको अगर पैसे का सपना देखना है, तो बड़ा देखो ना। और उसके लिए ट्राई करो। मैं सच बता रहा हूँ, एक शाहरुख खान का वो है कि भाई आप क्या करते हो, आप मान लो कि आप छलांग मारने की ट्राई कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे छलांग मारने की ट्राई मत करो भाई, छलांग मारो चांद पे। क्योंकि जब आप लंबी छलांग मारने का ट्राई करोगे ना, तो आपका गोल बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और फिर आप पहुंच ही जाओगे अच्छी खासी जगह तक। लेकिन फिर अब देखो, ये कॉन्सेप्ट हम जितना जानते जाते हैं ना, उतना गड़बड़ होता है। ठीक है, सब बोलते हैं ना 90% के लिए पढ़ाई करो तो 85 हो जाएंगे। हम एक्चुअली में 85 के लिए ही तो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना फिर। हमारे दिमाग में 90 नहीं है, हमारे दिमाग में 85 है। आप 90 की प्रिपरेशन तब कर रहे कहलाओगे, जब आप एक्चुअली में ये चाहते हो कि भैया मेरे 90 ही आने चाहिए। 90 से कम मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या लगेगा उसके लिए? क्या करना है? और किसी भी चीज के सक्सेस के लिए ना, मतलब कोई रॉकेट साइंस या कोई आइडिया या कुछ वो नहीं चाहिए। आप बहुत बेसिक सी चीज में कंसिस्टेंसी ला करके और बहुत हायर पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। देखो, अंबानी, समझ रहे हैं, टाटा, बिरला, ठीक है, ये कुछ नाम है। समझ रहे हैं? ठीक है, अंबानी की कंपनी की नेटवर्थ क्या है?
20 लाख करोड़, और 1,000 करोड़ तुमको बड़ा बड़ा लग रहा है। उसके पापा पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे भाई। समझ में आ रही है बात? ठीक है। आप वो जितने भी वो हैं, आप उनको उठा करके देख लो। समझ में आ रहा है? और एक्चुअली में ना, उनका जो स्टार्टिंग का पूरा प्रॉपर डिटेल में अगर आप देखोगे तो यू विल गेट टू नो कि सब नॉर्मल लोग हैं। मैं अपना बताऊं ना, तो मैं जब बड़े लोगों की बात या ऐसे सक्सेसफुल लोगों की बात सुनता था, मेरे को लगता था ये तो अलग ही लोग हैं, एकदम इनका दिमाग भी अलग चलता है, इन लोग को लक भी इनका अच्छा होगा। जब मैंने स्टोरीज या वो सारी पढ़ी ना भाई, तो मुझे समझ में आया कि ये बिल्कुल नॉर्मल इंसान है जैसे हम लोग हैं। बस उसने ट्राई हमसे ज्यादा बार की। सिर्फ इतनी सी बात है भाई सच में, कि अगले ने ट्राई जो है ना, वो हमसे ज्यादा किया है। हैरी पॉटर सीरीज तुमने देखी है? जेके रावलिंग उसकी जो लेखक है, तुमने सुना है उसका कि भाई उसको 12 पब्लिशर्स ने मना किया था, उसने बस स्टोरी बनाई थी, और भाई साहब अरबों के मालिक हुए। पर पॉइंट ये है कि 12 पब्लिशर का तुम मतलब समझो, कि एक एक करके हर पब्लिशर के पास जा रहे हैं हम अपनी बुक को पब्लिश कराने के लिए। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक दिन में 3 कवर हो गए तो 4 दिन का मैटर है। समझ रहे? अगर ये 6 महीने का भी मैटर है, कि 6 महीने के दौरान उसने 12 पब्लिशर्स को पिच किया, और कितना टाइम लगा होगा उसको अपनी स्टोरी लिखने में, और 6 महीने तक सिर्फ रिजेक्शन मिलने के बाद भी इस बात का भरोसा होना कि नहीं यार अपना काम सही है, अपने को सक्सेस मिल जाएगी। और ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ऐसी 50 हैं। तो सक्सेस ना एक मेंटालिटी है। समझ आ रहा है? इसके लिए सिर्फ अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है, समझ आ रहा है, उसमें ये इंक्लूड कर लो कि भैया मुझे नेगेटिव नहीं सुनना है। मतलब अगर तुमसे कोई ये बोल देना कि तुम नहीं कर पाओगे या टफ है, तो चिढ़ ही जाना उससे। तुम चिढ़ जाओगे अगर तुम बिलीव करते हो कि नहीं यार मेरे से हो जाए। मेरे अपनी पूरी सीए की जर्नी में मेरे को एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मेरे से नहीं हो पाया। आ रहा है समझ में? क्योंकि एक बार आपको विश्वास आ जाता है ना अपने ऊपर, समझ में रहे, फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन हम पे भरोसा कर रहा है या कौन नहीं कर रहा। हमारा परफॉर्मेंस डाउन हो सकता है, हमारा मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। हम एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे। सारी ये बात से। और सीए करना है ना, सीए भी होगा, कोई नहीं रोक रहा बेटा, कोई नहीं रोक। मैं तुमको कैलकुलेशन से बता सकता हूँ कि एक्चुअली में ये कितना टफ है, हाँ, कितना इजी है एक्चुअली। मतलब बहुत ज्यादा वैसा टफ है नहीं जितना कि ये हुआ बन रखा है। लेकिन हाँ इवेंचुअली होगा ये टफ। जानते हो क्यों होगा टफ? क्योंकि कंपटीशन आएगा। इंजीनियरिंग की जॉब्स लगनी बंद हो गई। समझ में आ रहा है? एआई सबसे ज्यादा किल कर रहा है किसको? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कोडर्स को। निपटा ही दिया है उसको। समझ में आ रहा है? लेकिन पर्सनल फाइनेंसेस का कुछ नहीं कर सकते, डायनामिज्म बहुत है ना इसमें। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कुछ नहीं हो सकता। आप एआई पे थोड़ी जोड़ सकते हो, और अगर एआई है भी तो एआई को भी तो चेक करना पड़ेगा ना। उसके लिए भी ऑडिटर्स लगेंगे, मैंने बहुत रिसर्च की है। आ रहा है समझ में? ठीक है। इनफैक्ट आईसीएआई का अपना एआई का भी कोर्स होता है, सी इंस्टीट्यूट का। मैंने वो भी ज्वाइन कर लिया है। तो अभी वो उसका भी होगा, सी इंस्टीट्यूट की क्लासेस लगेंगी, उसका भी सर्टिफिकेशन होगा। ठीक है। तो कोशिश करो कि सिर्फ ये हो। अगर तुम देख रहे हो तो सीए बनने के बाद क्या क्या कर सकते हो ये देखो यूट्यूब पे, अगर तुम देख रहे हो तो। समझ में रहा है? कोई भी व्यक्ति ओपिनियन दे रहा है ना, मैं बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। समझ में रहा है? किसी भी व्यक्ति की लॉजिकली सुनने की जरूरत नहीं है कि क्यों सीए नहीं करना चाहिए। समझ में रहा है? या सीए करने में क्या प्रॉब्लम है, या सीए। मेरा भरोसा रखो, अगर मेरे पे भरोसा है। समझ में रहा है? ठीक है, इससे बेस्ट फील्ड नहीं है आज की डेट में।
ठीक है, मैं बनने के बाद क्या, ठीक है, किसी भी फील्ड से मैं कंपेयर कर लूं, सबसे बेस्ट है मुझे ये, और एक दूसरी लगती है डॉक्टरी। क्योंकि लोग बीमार हमेशा पड़ने वाले, समझ में आ रहा है? तो डॉक्टर का काम कभी खत्म नहीं होने वाला, और चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम कभी खत्म नहीं होने वाला। अरे सर, उसके बहुत सारे रीजन है। जब तुम इंटर वगैरह में आओगे, फाइनल वगैरह में आओगे, तो सब सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, और कोई कुछ भी बोले कि भैया वैल्यू फॉर मनी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब बकवास है, मैं तुम्हें साबित कर सकता हूँ, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है। सिर्फ मैं ये बोल रहा हूँ, समझ रहा है, कि अगर कोई भी उसके बारे में कुछ भी नेगेटिव बोले ना, तो बीच में रोक देना। सामने वाले को नहीं रोक सकते ना, तो अपने कान बंद कर लेना, चले जाना वहां से, दुश्मनी कर लेना। आ रहा है समझ में? लेकिन तुम आज से 2 हफ्ते भी लगा लो बस, 2 हफ्ते का डेलिबरेट एफर्ट, फिर वो ऑटोमेटिक है। डेलिबरेट एफर्ट इस बात का है कि तुमको अपने आप को बताना पड़ेगा कि भैया इजी है, और हो जाएगा, और तुम्हारे सबसे अच्छे मार्क्स आएंगे। तुमको ये कंटिन्यूसली अपने आप को बोलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तुमको सबसे पहले अपने आप को इस लायक मानना पड़ेगा कि तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, और जिस टाइम पे वो भरोसा आ गया ना, आ रहा है समझ? फिर तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं। फिर तुम जो बन जाओगे ना, मतलब फिर उस दिन तुम बन गए, उस दिन तुम बन गए। ठीक है, चलो बहुत टाइम हो गया, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं अपन लोग। ठीक है ना? चलो, कहाँ पहुंचे थे अपन लोग? थॉट स्टार्ट करना, है ना? क्या पढ़ रहे थे अपन लोग, याद है? प्री कंसेंट। ठीक है, प्री कंसेंट मतलब किसी के दबाव में ना आके किया गया। एक्सेप्टेंस जो दे रहे हैं ना ऑफर के लिए, वो एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए? प्योर अपनी खुद की मर्जी से, इच्छा से, है ना? सारे फैक्ट्स पता होने के बाद, क्लियर है? अब आ, तो अगर मैंने किसी को ऑफर किया और एक्सेप्टेंस के लिए जबरदस्ती की कि मेरी कार खरीद लो, नहीं तो गोली मार देंगे, कार खरीद लो, समझ में रहे, या बच्चा उठवा लेंगे तुम्हारा, आ रहा है समझ में? कुछ भी इस तरीके का अगर मान लो कि अपन कर रहे हैं, जिसमें कि अपन ने कोर्जन किया, उसकी प्रॉपर्टी डिटेन कर ली, प्रॉपर्टी डिटेन करने की धमकी दी, ठीक है, तो वो कोर्जन है। और फिर अगर उसने हाँ कर भी दिए, तो भी अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसके एंड से क्या है, कैंसिलेबल है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? दूसरा, मेंटली किसी को अगर मैंने प्रेशराइज किया, तो एक तो है कोर्जन, जिसमें मैंने क्रिमिनली किसी को क्या किया, वो इंड्यूस किया एक्सेप्टेंस के लिए, कंसेंट के लिए। क्या हुआ? मैं कल का रिवाइज करा रहा हूँ, कल परसों का। ठीक है ना? मुझे ये स्टार्ट करना है, तो मैं पहले 2 पॉइंट जो है वो डिस्कस कर ले रहा हूँ। ठीक है? तो अंडू इन्फ्लुएंस जो है वो मेंटली प्रेशराइज करना है किसी को, काय के लिए? कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करवाने के लिए, कि मैंने ऑफर किया यार, ये वाला एक्सेप्ट कर लो, है ना? इसमें अपन ने बहुत सारे वो पढ़े, डोमिनेंस होता है, डोमिनेंस का यूज किया, फिर स्पिरिचुअल गुरु, डिसाइपल, मास्टर एम्प्लॉय, और जितने भी सारे होते हैं, मेडिकल अटेंडेंट और उसका जो पेशेंट है, लॉयर और उसका जो क्लाइंट है, ये सब ऐसे होते हैं जिसमें कि एक पार्टी डोमिनेंट होती है, और भी हो सकता है। मतलब अगर एक पार्टी ने अपने डोमिनेंस का यूज करते हुए क्या किया, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एंटर करवा लिया सामने वाले से, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का कंसेंट ले लिया जो कि डोमिनेंट पार्टी को अनफेयर एडवांटेज दे रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अफेक्टेड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? कैंसिलेबल, वॉइडेबल, वॉइडेबल, वॉइड नहीं, वॉइडेबल। आ रहा है समझ में? और ऐसी इसी कड़ी में एक और पॉइंट क्या है? फ्रॉड। मतलब मान लो कि मैं आपको कोई ऑफर कर रहा हूँ, लेकिन ऑफर में मैंने आपको कोई बात झूठ बोल दी, उसके चक्कर में तुमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, तुमने एक्सेप्टेंस दे दी। अब द मोमेंट तुमको पता चला कि यार इसमें झूठ था,
तो मैं बोलूंगी नहीं नहीं बन गया कॉन्ट्रैक्ट, अब तो तुम नहीं कर सकते, तो तुम बोलोगे कि अरे झूठ बोला था। समझ में आ रहा है, हमने तो इसलिए हाँ कर दी क्योंकि आपने झूठ बोला था। क्लियर है? तो ये वैलिड होगा क्या? मतलब ये क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है क्या? हो सकता है, क्योंकि ऐसा सेक्शन 17 में लिखा हो। आ रहा है ये समझ में? Yes, sir. क्लियर है? तो फ्रॉड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना, विद इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी और इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है? कोई भी ऐसा झूठ वूठ बोलना जिसके चक्कर में मैं क्या कर रहा हूं, वो झूठ बोल करके मैं सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इंड्यूस मतलब एंटर करना। इंड्यूस मतलब मनाना, फोर्स करना मेंटली कि भैया, समझ में आ रहा है ना? Yes. मैं उस झूठ के कारण इन्फ्लुएंस हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो देखो, एक्ट्स कमिटेड बाय पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, एक पार्टी कुछ ऐसा झूठ बोल रही है, या वो चालाकी से बोल रही है, कन्विंस, है ना, या उसका एजेंट जाकर के बोल रहा है। इंटेंशन है टू डिसीव, डिसीव मतलब धोखा देना, है ना। उसको धोखा दे करके उससे क्या करवाने की कोशिश कर रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर उस फ्रॉड के कारण क्या हुआ, उस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया, क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है ना। जो डिसीव्ड पार्टी है वो क्या कर सकती है? कैंसिल कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर बेटा? सजेशन ऑफ अ फॉल्स फैक्ट बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। आ रहा है समझ में? झूठ बोला, सजेशन ऑफ अ फॉल्स फैक्ट मतलब एक फैक्ट जो कि क्या है, झूठ है, फॉल्स है, उस फॉल्स फैक्ट का मैंने तुमको सजेशन दिया। समझ में आ रही है बात? और आई डो नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू मतलब मुझे तो पता है ना कि वो झूठ है। तो ये क्या है? फ्रॉड, इंटेंशनल झूठ। फ्रॉड क्या है? इंटेंशनल झूठ है बेटा। फिर क्या है? एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। क्लियर है? एक प्रॉमिस किया जिसमें मेरी इंटेंशन पहले से क्या है, परफॉर्म करने की नहीं है। मेरी इंटेंशन पहले से ही क्या है, नॉट टू परफॉर्म। ऐसा वादा कर रहा हूं जो मेरे को पता है कि मैं नहीं निभा पाऊंगा। वो भी क्या में आ रहा है? फ्रॉड। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? सारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? वॉइड। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? वॉइडेबल। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या करके एंटर करने की कोशिश की गई है? फ्रॉड करके, अरे झूठ बोल करके। कोई भी और एक्ट किया जो कि धोखा देने जैसा है, कोई भी और एक्ट धोखा देने जैसा है, मतलब क्या होता है देखो, जैसे ना कोई व्यक्ति मान लो कि मेरे को ये टेबल खरीदनी है, ये टूटी है, समझ में आ रहा है, और कोई क्या करे, उसके ऊपर पेंट कर दे ताकि जहां से टूटी है वो दिखे ना, और बेच दे। ये क्या है? दिस इज फ्रॉड। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। टू डिसीव मतलब धोखा देना। एक्टिव कंसीलमेंट में भी तो वही है। एक्टिव कंसीलमेंट का मतलब क्या होता है? जानबूझ के कोई बात छुपाना। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो कोई बात जानबूझ करके छुपा, एक्टिव कंसीलमेंट का मतलब वही है बेटा।
यहाँ जो फोर्थ पॉइंट है ना, वो कह रहा है कोई भी और है जो कि धोखा देने जैसा है। आ रहा है समझ में? अब धोखा देने के कितने सारे तरीके होते हैं। नॉर्मली देखो कितनी मूवीज या आए दिन पेपर में आता रहता है कि किसी ने क्या फ्रॉड कर दिया, ऑनलाइन ठगी कर दी। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो यहाँ पर हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं, फ्रॉड का यूज करके किसी को कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करवा ले रहे हैं। फ्रॉड का यूज करके क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करवा ले रहे हैं किसी को। तो वो जिस व्यक्ति को हमने इंटर करवा लिया है ना कॉन्ट्रैक्ट में, दैट पर्सन कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? ठीक है ना? अच्छा, ओमिशन मतलब कुछ नहीं बताना, है ना? कानून ने भी कुछ पर्टिकुलर चीजों को ऐसे बोल रखा है कि ये नहीं बताया तो फ्रॉड है, ये नहीं किया तो फ्रॉड है। समझ में आ रहा है? तो अब देखो, ये चार पांच पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा। अगर आपको आता है कि फ्रॉड के कारण कैसे कैसे कैंसिलेबल है, तो ये पॉइंट्स और इंडिविजुअल पॉइंट्स पर केस लॉस। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? इन पांचों को रीड करो एक बार। ठीक है, तो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड कब मानेंगे कि फ्रॉड है? अगर कानून ने किसी भी पर्टिकुलर चीज को बोला है कि ये फ्रॉडलेंट मानी जाए, किसी भी कानून, फ्रॉड फ्रॉड से फ्रॉडलेंट बना है। यस। मतलब धोखेबाजी, धोखा और धोखेबाजी एक ही बात है ना? ठीक है? तो आ, है ना, अभी पढ़ेंगे अपन लोग। अभी फ्रॉड को लेकर के एक और चीज है। अगर कॉन्ट्रैक्ट का मकसद ही फ्रॉड होता है ना, तो याद रखना वो तो वॉइड ही होता है। देखो, अगर मैं कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं जो कॉन्ट्रैक्ट ही अपने आप में फ्रॉड है, वो वॉइड होता है। याद रखना बेटा, ये अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे अपन लोग। समझ में आ रहा है? अभी अपन लोग वॉइडेबल कर रहे हैं। वॉइडेबल वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बस उसकी हामी बुलवाई गई है, क्या बोल के? झूठ बोल के। और एक होता है कि किसी को धोखा देना, समझ रहा है, झूठ बोल करके ठगी कर लेने टाइप का, वो तो वॉइड ही होता है। उसका वॉइडेबल से लेना देना नहीं है। नहीं आया समझ में? क्लियर है? मैं किसी को कार बेच रहा हूँ, तो मेरे को, मेरा मकसद है कार बेचना, उसके लिए मैंने कोई एक आध झूठ बोल दिया, वो इसमें आएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल है। समझ में आ रहा है? मेरे पास कार है ही नहीं, मैं किसी को कार बेच दूं, वो वॉइड है ना, वो तो धोखा ही कर रहा हूँ ना मैं किसी के साथ, के पैसे लेके भगने के मूड में। नहीं आया समझ में? चलो, फ्रॉड रिप्रेजेंटेशन और असर्शन, देयर मस्ट बी स्टेटमेंट दैट इज नॉट। कब माना जाएगा फ्रॉड है? तो अगर आपने कोई झूठ बोला, सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने झूठ बोला है। क्लियर है? ध्यान से सुनना बेटा। क्या चुप रहना फ्रॉड होता है? सुनो ध्यान से। साइलेंस इज द नॉट फ्रॉड, ये जनरल रूल है। बट दो स्थितियों में साइलेंस फ्रॉड
हो जाएगा। ध्यान रखो बेटा, साइलेंस में बी फ्रॉडलेंट अगर एक्टिव कंसीलमेंट है या ड्यूटी टू स्पीक है। एक्टिव कंसीलमेंट और ड्यूटी टू स्पीक। जैसे टेबल टूटी थी और मैंने उसको पेंट कर दिया और फिर सामने वाले को मैंने बेच दी, लेकिन मैंने बताया नहीं कुछ, मैंने चुप रहा, मैं झूठ नहीं बोला, मैंने कुछ बोला ही नहीं, पर मैंने पेंट किया था ना। ये क्या फ्रॉड में आएगा? ये आएगा फ्रॉड। ध्यान समझिए, टेबल टूटी थी, मैंने उसको छुपाने की कोशिश नहीं की। टेबल टूटी थी, मैंने उसको छुपाने की कोशिश नहीं की। मैंने कहा देख लो ये टेबल बेच रहा हूँ। उसने देखी, मैंने कहा कितने इतने इतने रुपए। क्या ये फ्रॉड है? ये नहीं है फ्रॉड। सामने वाला नहीं देख पाया बस। डिफरेंस समझ में आ रहा है एक्टिव कंसीलमेंट और साइलेंस में? एक्टिव कंसीलमेंट फ्रॉड है, साइलेंस फ्रॉड नहीं है। बट अगर मान लो ये टूटी टेबल कोई अपने रिलेशन वाले को बेच रहा है, तो वहां तो उसकी एक फिड्यूशियरी ट्रस्ट वाली ड्यूटी बनती है ना बोलने की, तो वो क्या हो जाएगा? फ्रॉड। यानी फिड्यूशियरी केसेस में साइलेंस विल बी फ्रॉड। दूसरा, एक और स्थिति जहां पर कि साइलेंस फ्रॉड हो जाएगा, ठीक है, जहां ना बोलना बोलने के बराबर है। समझ में आ रहा है? मान लो कि मैं बोल रहा हूं कि कल हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मैं बोलूंगा तो उसका मतलब ये रहेगा, मैं नहीं बोलूंगा तो उसका मतलब ये रहेगा। तो वहां मेरा नहीं बोलना किसके बराबर है? बोल। इन दैट केस ऑल्सो क्या होगा? इट विल बी फ्रॉड। क्लियर है? क्लियर है? समझ आ रही है बात? तो साइलेंस कब फ्रॉड हो जाता है? ड्यूटी टू स्पीक है और साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच है। ये दो स्थितियों में याद रखना बेटा, ये वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस में से एक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसपे काफी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। क्लियर है? क्या साइलेंस फ्रॉड है? क्या साइलेंस फ्रॉड है? बहुत बार आ चुका है ना? इसलिए इसको डिटेल में रखना याद। ठीक है, इस पर स्टार लगा लो। तो एग्जाम्पल 21, ए ने नीलामी में एक घोड़ा बेचा जो कि अनसाउंड था, उसने कुछ बोला नहीं, तो क्या ये फ्रॉड है? नहीं बेटा, ये फ्रॉड नहीं। अनटिल अनलेस ड्यूटी टू स्पीक अराइज हो जाए। समझे क्या? ये क्लियर है? देखो, उसने घोड़ा बेचा नीलामी में और उसने बताया नहीं घोड़े के बारे में कुछ, चुप रहा वो। थोड़ा तो सामने। घोड़ा सामने, उसने कुछ बोला नहीं उसके बारे में, तो ये फ्रॉड है क्या? नहीं है। पर वो घोड़ा अगर मान लो वो अपनी बेटी को बेच रहा है, तो फिर उसको क्या करना जरूरी है बेटा? बोलना जरूरी है। क्योंकि यहां पर क्या हो गया? वो फिड्यूशरी ड्यूटी आ गई, ड्यूटी टू स्पीक। नहीं आया समझ में? अपने बच्चे झूठ थोड़ी, मतलब अपने बच्चे को नहीं बताया तो गलत कर दिया, अनजान को नहीं बताया ये नॉर्मल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ये ध्यान रखो क्योंकि ये आता भी है ना एग्जाम में। फ्यूचर ड्यूटी करोगे। फिड्यूशरी मतलब रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, ठीक है? तो इफ बी इज एज डॉटर, देन द ड्यूटी अराइजेस टू इन्फॉर्म अबाउट द अनसाउंडनेस। यहां नॉट स्पीकिंग क्या होगा? फ्रॉड। ऊपर वाले में नॉट स्पीकिंग क्या है? फ्रॉड नहीं। तो साइलेंस कब फ्रॉड होता है कब नहीं होता है, ये ध्यान। क्लियर है? फिर क्या है? बी सेज टू ए कि अगर तुम चुप रहे तो मुझे लगेगा कि हाँ ये घोड़ा साउंड है। अब यहां क्या हो गया? चुप रहना एक जवाब हो गया। यहां चुप रहना क्या हो गया बेटा? एक जवाब।
तो ए अगर अब साइलेंट रहा तो इसको अफर्मेशन माना जाएगा और फिर ये फ्रॉड हो जाएगा। यहां चुप रहना भी फ्रॉड है। स्वीकारात्मक सेंटेंस को जो है ना अफर्मेटिव बोलते हैं। ठीक है। तो अफर्मेशन मतलब कि उसने हाँ बोला एक तरीके से। क्लियर है। क्लियर है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कब कब माना जाएगा कि फ्रॉड है। क्लियर है। कब कब माना जाएगा कि फ्रॉड है। अरे यार कल भी स्टैट्स नहीं लगी थी ना। तो अभी अपन लोग ब्रेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास कितने बजे तुम लोग की? 11:30 ना। तो अभी ब्रेक करके और अभी ब्रेक की जरूरत है क्या? ठीक है चलो। तो अभी ब्रेक करके फिर अपन लोग स्टैटिस्टिक्स कर लेते हैं। ठीक है ना। नहीं स्टैटिस्टिक्स कल भी नहीं होता ना, मैथ्स में ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है। क्या चीज? इसका क्वेश्चन